हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अन अकेडमी। आइएगा, आज हम प्रारंभ करेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी के साथ साथ में उसकी जो किताबें हैं उन किताबों के उन चैप्टर्स को हम आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लें कि जब हम कभी सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम देते हैं 10th क्लास का, तो हमारे लिए दो कोर्स बताए जाते हैं। हर एक स्कूल में अलग अलग तरह से कोर्स डिवाइडेड होते हैं। तो इसी तरह जो भी सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास से परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके लिए कोर्स ए और कोर्स बी यानी कि हिंदी ए और हिंदी बी के नाम से पेपर आते हैं, जिसका कोड 02 एवं 085 होता है। अभी हम लोग आज से जो हम प्रारंभ कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो है कोर्स ए, जिसमें कि क्षितिज नाम से जो बुक है, जिसमें क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 नाम से बुक रहेंगी, उन बुक के पहला चैप्टर जिसमें बताया गया है वो है नेताजी का चश्मा। यहाँ पर नेताजी का चश्मा से मतलब जो चैप्टर दिया गया है, स्वयं प्रकाश जी इसके लेखक हैं, राइटर हैं, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। और उन स्वयं प्रकाश जी के बारे में आज हम समझेंगे और उसके साथ साथ इस चैप्टर में नेताजी के बारे में क्या बताया गया है वो भी समझेंगे, और यह थीम, यह नाम क्यों रखा गया है वो भी थोड़ा सा समझते हैं। तो कक्षा 10 के कोर्स ए यानी कि हिंदी ए में आप लोगों का पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा। तो इस पहले चैप्टर को आज हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, और इस तरह से इनकी तस्वीर यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाई है। और स्वयं प्रकाश के बारे में हम आज समझेंगे कि स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर यानी कि जो मध्य प्रदेश का एक बहुचर्चित शहर है, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है, लघु बॉम्बे कहा जाता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। ये वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े। एक पत्रिका का नाम है वसुधा, और उस वसुधा नाम की पत्रिका से जुड़े और वहां पर उन्होंने संपादन का कार्य किया, एडिटर का काम किया। वह एडिट करके न्यूज को देते थे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये सबसे ज्यादा उनके उल्लेखनीय कहानी हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन नाम का उपन्यास भी चर्चित है। उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया जा चुका है। इनका निधन 2019 में हुआ। तो समझें कि 1947 में जन्म लेने वाले स्वयं प्रकाश का देहावसान 2019 को हुआ, और इन्होंने अपनी लेखन शक्ति के कारण से, इन्होंने अपनी कहानियों के कारण से आज सभी के दिलों में जिंदा हैं। और उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, और उनके साथ साथ थोड़ा सा और उनकी शैली क्या रही है वो पढ़ते कि मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। वर्ग शोषण का मतलब होता है कि आज के समय में, अथवा कहा जा सकता है कि जिस भी समय जो कवि या जो लेखक हुए हैं, उस समय पर जो वर्गों का विभक्तिकरण हुआ, उनका जब शोषण किया गया, जो उच्च वर्ग के होते हैं, उन उच्च वर्गों के कारण निम्न कुल या निम्न वर्ग के लिए जो शोषण किया जाता था, उनसे मनमाने कार्य कराए जाते थे, एक छुआछूत का जो एक व्यवहार रहता था, उस व्यवहारिकता को या उस व्यवहारिकता के विरुद्ध में वह उन्होंने लिखा। हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को
समृद्ध करती है। किस्सा गोई का मतलब होता है कि किसी ना किसी कहानी में उन्होंने कहीं ना कहीं से कोई किस्सा सुना या अथवा कोई किस्सा उनके सामने नजर आया, उसी किस्से को उन्होंने उस कहानी में समाहित कर दिया। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, उजागर करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ये कहानी वो है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को एक नगर के बिल्कुल बीचों बीच चौराहे पर स्थापित किया गया, और वहां पर स्थापित किए हुए नेताजी के पुतले पर एक चश्मा नहीं चढ़ाया गया, और चश्मा नहीं चढ़ाए जाने के कारण नेताजी की जो प्रतिमा है वो थोड़ा सा गलत और अजीब लगती थी, जिसके कारण वहां के रहने वाले एक कैप्टन चश्मे वाले, यानी कि जिनकी चश्मे की दुकान थी, उन चश्मे की दुकान वाले ने कैप्टन ने वहां उन नेताजी के ऊपर, उन नेताजी के आंखों पर चश्मा लगाया। इस बहाने उनके चश्मे का प्रमोशन भी होता रहा, एडवर्टाइज भी होती रही, और साथ के साथ में वो जो है वहां पर उनके सहयोग भी आते रहे, सहयोग में भी हाथ बटाया। आइएगा चलते हैं, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, समझना, कोई शब्द समझ में नहीं आए उसको समझने की कोशिश करना। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर यानी कि जो हम मार्बल देखते हैं व्हाइट कलर का, उस व्हाइट कलर के मार्बल से उन्होंने एक प्रतिमा बनवाई नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। मतलब ये कहानी नेताजी के ऊपर नहीं है, बल्कि वो नेताजी के एक चश्मे के ऊपर है कि वो चश्मा किस तरह से बदलता रहता, किस तरह से वो हालदार साहब यानी कि एक ऑफिसर एक अपने कारखाने के काम से उस नगर से गुजरते, और नगर से गुजरने के बाद जब उस चौराहे पर देखते तो उन्हें वहां पर कोई भी जो नजर नहीं आता कि कौन ऐसा है जो नेताजी का चश्मा बार बार बदल देता है। तो इस बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह का मतलब होता है उलट पुलट, मतलब खोजबीन करके, माथा पच्ची करके और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग टीचर जो हैं, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि हो सकता है कि सरकारी काम, एक व्यंग्य यहाँ पर दिया गया है
कि जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उन प्रशासनिक कार्य के करने के लिए शासन की अवधि समाप्त होने लगी होगी। इस कारण से उन्होंने एक मोतीलाल नाम के जो हिंदी जो वहाँ टीचर थे ड्राइंग के, उनके लिए यह कार्य सौंप दिया। या हो सकता है कि बहुत सारा कार्य किया होगा, ऊहापोह की हो, समय बर्बाद किया होगा, समय कम होने के कारण जल्दबाजी में ही इनके लिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और इन्होंने भी 1 माह में मूर्ति को पटक देने का विश्वास भी दिला दिया। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं वस्त, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो इत्यादि याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। प्रशासनिक अधिकारी भी इस तरह से मानने लग गए थे नगर पालिका के कि जब उनकी प्रतिमा को देखा जा सकता है, उनकी प्रतिमा को देखने के बाद में पता लगे कि जो उनके द्वारा बताए गए जितने भी नारे हैं, चाहे वो तुम मुझे खून दो, चाहे वो दिल्ली चलो, या चाहे कोई भी अनेक प्रकार के नारे जो सुभाष चंद्र बोस ने दिए, वो उनकी प्रतिमा को देखने से याद आने लगे। तो उनको ऐसा लगने लगा कि यह एक हमारे लिए सराहनीय कार्य रहा कि इनकी प्रतिमा को देख करके मुझे ऐसे नाम याद आने लगे, ये डायलॉग नाम याद आने लगे। आगे केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी उस प्रतिमा पर नेताजी के चश्मे को नहीं बनाया गया था, संगमरमर का बनाया था लेकिन वो दिखाई नहीं देता था, बल्कि इसके लिए उन्होंने अलग से ही एक बिल्कुल रियल जो हम लोग चश्मा पहनते हैं वही का वही चश्मा उन्होंने उस पर पहना दिया। हालदार साहब जो अपनी कंपनी के काम से वहां से गुजरते थे, तो पहली बार जब इस कस्बे में से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित भी किया। लक्षित करना, देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी यानी मजाक से भरी हुई मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। बिल्कुल वास्तविकता है, सही बात कही है कि हमारी भावनाएं किस प्रकार की हो गई हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। कार्य क्या हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। यहां पर भी ठीक ऐसे ही है कि भाई जो चश्मा लगाया गया वो महत्वपूर्ण नहीं है, किन भावनाओं से वो चश्मा पहनाया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो मजाक मस्ती में तो आजकल देशभक्ति भी आ गई। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो ना मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, कौतुक यानी कि एक अंदर की चेष्टाएं जागृत हुई। उन्होंने जानने की कोशिश की कि अब वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। बिल्कुल उन्होंने अपने मन में ये सोच लिया, उनके अंदर एक मजाकिया सा भाव आया कि भाई मूर्ति अब कपड़े नहीं बदल सकती तो चश्मा ही बदल लेती है, तो उन्होंने चश्मा बदल दिया। आगे आए, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय का मतलब होता है अंदर की चेष्टाएं जब बिल्कुल हद पार कर गई, मजाक की भी, जैसे कहते हैं ना कि मजाक की भी कोई हद होती है, तो अंदर की जो भावना है वो बिल्कुल हद पार कर गई और उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा एक बार बदल कैसे जाता है, हर बार बदल कैसे जाता है। तब पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी,
पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी चश्मे को बदलने का काम कौन कर रहा है? कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है? हालदार साहब ने कुछ समझ नहीं पाए, उन्होंने पूछा कि भाई वो क्या करता है? चश्मा चेंज कर देता है, ऐसा उन्होंने पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। मतलब हालदार साहब क्या प्रश्न जो है अभी भी यही है कि क्यों करता है। तब उन्होंने कहा कि कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। मतलब कहने का यह है कि वो पान वाला अपने हालदार साहब को यह समझा रहा है कि चश्मे वाला जो है, कैप्टन जो है, वह किसी के लिए अगर मान लो चौकोर फ्रेम वाला चाहिए और उसने कहा कि जो नेताजी को लगा हुआ है वही चाहिए, तो वो नेताजी के वहां से अपना एक चश्मा निकाल के लाता, उसकी जगह दूसरी लगाता और वो उसको बेच देता। तो मतलब ये सिलसिला जो है वो अभी तक हमारे अपन के लिए इतना समझ में आ गया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार का मतलब होता है कि फ्रेम की इच्छा होती है कि भाई वो वही खरीदे, तो जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए कि भाई नेताजी आपका चश्मा हम लेकर के जा रहे हैं, आपको दूसरा लगा, तो संभवतः उनसे क्षमा भी मांगता होगा और लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां गया? कि भाई अगर मूर्ति बनाई गई होगी तो भाई मूर्ति बनने के बाद में उनके ऊपर कोई ना कोई तो चश्मा लगाया होगा ना, पहला चश्मा कहां गया, ओरिजिनल कहां गया? तब पान वाले ने दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। जब तक उसने अपना दूसरा पान ठूस लिया और दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, वह फिर भी आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गए। यानी मास्टर ने मूर्ति तो बना दी लेकिन उनके ऊपर चश्मा नहीं बनाया, ऐसा उन्होंने कहा। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है उसे हर एक चीज का फर्क पता होता है कि अगर ये नहीं है तो वह गलत है। और पान वाले के लिए तो क्या एक मजाक की बात है कि भाई ठीक है, नहीं है तो नहीं है। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल बाकी कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, मतलब उनके मन में एक अलग अलग विचार आने लगे कि उसने ऐसा किया होगा, उसने वैसा किया होगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? मतलब अब उन्हें यह प्रश्न नहीं है कि चश्मा कौन बदल रहा है, जिसने चश्मा बदला उसके साथ में कैप्टन क्यों लगाया जाता है। मतलब जरूरी नहीं है, देखो इस पाठ से हमें एक और शिक्षा मिलती कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई फौज में भर्ती हो चुका है तो वही देशभक्ति करता है। सामान्य नागरिक जो है, आम जनता जो है, वो भी देशभक्ति में अपना उतना ही योगदान दे सकता है जितना कि एक सिपाही सरहद पर खड़ा होकर के दे सकता है। तो वैसे ही हर एक आम आदमी अपने आप में सिपाही है, वो अपनी देश की रक्षा के लिए, देशभक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। तो उन्होंने अपनी गाड़ी पीछे की और पान वाले के पास जाकर के दो प्रश्न किए कि क्या चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। तब पान वाला
नया पान भी खा चुका था और पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से, मतलब खा रहा था कि पान को पकड़े ही मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर, यानी वह पान अपने हाथों में लेकर के खाने ही वाला था और हवलदार साहब ने पूछा तो वो पान 1.5 इंच यानी कि थोड़ा सा मुंह के पास आकर के थम गया और उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला कि नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा भी नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अबाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकनी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अपने अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो एक इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। मतलब उनके अब समझ में आ गया कि उस कैप्टन के, उस चश्मे वाले के कोई दुकान नहीं है, वो अपनी एक बांस, जैसे कि आप लोग अगर कहीं मार्केट में जाएं और चश्मे वाले जो मेले में या थड़ी के पास में या फुटपाथ पर जो चश्मे लगे हुए मिलते हैं, वो एक बांस का इस तरह से बनाया जाता है जिस पर वो बहुत सारे चश्मे टांग दिए जाते हैं। तो वहां पर भी उस तरह वो अपने हाथों में वो चश्मे की पूरा एक बांस का पूरा वो लेकर के और घूमता है, फेरी लगाता है। उसकी कोई एक नियमित दुकान नहीं है, वो तो एक फेरी लगाने वाला है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, तो कभी लाल, तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला चश्मा, गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी वो वहां से गुजरते तो उनके लिए एक प्रतिमा पर अलग अलग तरह के चश्मे उनको जब भी निकलते तब उनको एक नया चश्मा उन्हें देखने को मिलता और यही उनके अंदर की प्रफुल्लता को जागृत करता कि कोई इस देश में रहते हुए आम नागरिक भी एक देशभक्ति कर सकता है। इस बात से वो जानकारी हुई। देखिएगा यहाँ पर एक चित्र मैंने आप लोगों को दिखाया है जिसमें कि ये नेताजी हैं और नेताजी के पास एक बूढ़ा सा बुजुर्ग सा जो है वो कैप्टन है और कैप्टन के साथ साथ में यहाँ ये उनकी संदूकनी है जिसमें वो जो है अपने और भी चश्मे रखता है और ये इस तरह से एक बांस का बना हुआ जिसमें कि वो चश्मे टंगे हुए हैं उसको टिकाता है। नेताजी सुभाष चंद्र वो उसकी प्रतिमा के पास जाकर के और ये चश्मा बदल देता है। इस तरह से बहुत से लोग वहां पर गुजरते हैं, बहुत से लोग वहां पर निकलते रहते। तो इस तरह से यहाँ पर एक चित्र बताया गया है। ठीक है, तो बच्चों यह ध्यान रखना आप लोग और आगे से इस विषय पर थोड़ा सा और चिंतन करना और अपने जीवन में कुछ चीजें इसकी ग्रहण करना, जैसे कि देश में रहते हुए देशभक्ति किस तरह से की जा सकती है वो भी हम इसमें समझेंगे। आगे कहा कि फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था, किसी भी प्रकार का चश्मा, कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया क्योंकि उसने पीछे मुड़कर मुंह पर पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला कि साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और वहां से खाना खा करके पान खा करके वहां से रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो
गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में जो सुभाष जी की प्रतिमा है वह प्रताप प्रतिष्ठापित अवश्य होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं। देखिएगा, कैप्टन जो है मरने के बाद हालदार साहब के मन में भी एक चिंता आने लगी कि अब कौन उस प्रतिमा पर चश्मा लगाने वाला होगा। तो उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि निकलेंगे कस्बे से, लेकिन वहां रुकेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने कहा, सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर ने कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे देखते आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे कि भाई रोको, मतलब उन्होंने अचानक उस प्रतिमा पर ऐसा देख लिया और उन्होंने चिल्लाते हुए चीखते हुए कहा कि रोको, और गाड़ी वहीं पर रुक गई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके, मतलब मूर्ति की तरफ गए और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। यानी कि जब कभी राष्ट्रगान होता है या कोई बड़ा देश का अधिकारी या कोई ऐसा सेनानी हमारे सामने आ जाता है फौज का, जिसके सामने हम बिल्कुल अटेंशन इस तरह से हो जाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही जो है कैप्टन जो हालदार साहब है वो मूर्ति के सामने खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते। सरकंडा मतलब कि जो तार होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, एल्यूमिनियम के तार होते हैं या तांबे के होते हैं, तो वो तार छोटे छोटे से जो हैं उनसे ही उन्होंने चश्मा बना हुआ उस पर देखा, जैसे कि बच्चे बना लेते। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। इस तरह से यह चैप्टर हमारा पूरा हुआ और इस चैप्टर में केवल हमें कुछ बातें ही समझ में इस तरह की समझी जो हमारे काम आने वाली हैं। कि सबसे पहले तो यह चैप्टर नेताजी के ऊपर लगे हुए चश्मे के ऊपर है और उस चश्मे को बदलने वाले कैप्टन की भावुकता देशभक्ति के ऊपर है। और तीसरा, जो इस चैप्टर के सूत्रधार हालदार साहब हैं, जो अपने काम के कारण से उस कस्बे से गुजरते हैं और उन्हें वो एक नजर आता है। देखिएगा, एक और चीज है कि एक जो इंसान अपने आप में कुछ खोजबीन करने वाला अगर वाला हो, जो बाल की खाल निकालने वाला हो, तो गांव में रहते हुए भी गांव वालों को पता नहीं कि चश्मा कौन बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, उसे कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई कुछ एहसास नहीं। लेकिन एक समझदार इंसान, जो देशभक्त इंसान होता है, उसे इस बात का एहसास होता है कि कोई ना कोई तो है जो इस देशभक्ति के काबिल होता है। जैसे कि हालदार साहब ने पहचाना कि इस पर चश्मा होना चाहिए और चश्मा होता भी था, और वह कैप्टन, वह चश्मे वाला ही उसके चश्मे को बदलता था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो आइएगा, इसके जो 5 प्रश्न हैं उन 5 प्रश्नों को हम सभी यहां पर क्लियर करेंगे, समझेंगे। सेनानी ना होते हुए, सेनानी यानी कि सेना में भर्ती ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, चश्मे वाला कभी सेना में नहीं रहा, लेकिन चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर मूर्तिकार की गलती को छिपाता है ताकि नेताजी के सम्मान में कोई भी कभी कमी ना हो। उसकी इसी भावना को देख करके लोग उसे कैप्टन कहा करते थे। दूसरा प्रश्न है कि हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो रहे थे? मतलब ये जो दूसरे नंबर का प्रश्न है उसमें 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। यानी कि प्रश्न तो यही रहेगा कि उन्होंने रोकने को क्यों कहा। अब उसमें क्या बताया कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? इस बात का उत्तर है कि हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे कि कैप्टन अब मर चुका है और उसके समान कोई देश प्रेमी नहीं था जिसकी नेताजी जैसे देशभक्त के लिए सम्मान की भावना हो। उसके मर जाने के बाद अब कौन इस जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा, इसलिए जो है हालदार साहब मायूस हो गए। इसी प्रश्न में
दूसरा प्रश्न है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्यों उम्मीद जगाता है। मतलब हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा, और उस समय जो घटना घटित हुई कि मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा था उससे क्या उम्मीद जागती है, वो क्या इस बात का प्रतीक है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन ना हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि भाई सरकंडे का चश्मा होना मतलब ये नहीं है कि हमने ऐसे ही लगा दिया, कोई भी चश्मा नहीं था तो, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, भले ही वह साधन संपन्न ना हो, साधन संपन्न और भी हों, लेकिन दोनों तरह की पीढ़ी अगर हमारी देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों के प्रति सहमति नहीं जता पाएगी तो वो कभी भी इस देश की उन्नति में सहयोग नहीं दे पाएंगे। इसलिए यहाँ पर यह एक उम्मीद थी कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देशभक्ति के काम आ सकते, देश के लिए काम आ सकते। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ये प्रश्न हमारा तीनों में चलेगा, लेकिन उसका जो टर्निंग पॉइंट प्रश्न है जो हमें उत्तर देना है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए। मतलब एक छोटी सी बात पर जो है वो भावुक क्यों हो गए थे, क्या कारण था। तो उचित साधन ना होते हुए भी किसी बच्चे ने उनकी अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है, और भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का अभाव हो, परंतु वह देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हालदार साहब भावुक हुए। आशय स्पष्ट करना है। मैंने आप लोगों को ये प्रश्न और भी पहले एक दो बार बता चुके हैं, और भी अनेक प्रकार की जो क्लासें रही हैं, जो भी हमने कोर्स बी की क्लासें पढ़ी, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया कि आशय का मतलब होता है तात्पर्य बताना, यानी किसी भी लाइन के बारे में समझाना। जो लाइन हमारे लिए दी गई है कि भाई उन्होंने कहा कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यानी इस लाइन के बारे में आपको समझाना है, इस लाइन में किस बात को बताया जा रहा है और किस बात के लिए, किसके लिए कहा जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो उत्तर दिया कि देशभक्तों ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर दिया। आज हम स्वतंत्र देश में आजादी की सांस ले रहे हैं, यह उन्हीं देशभक्तों के कारण संभव हो पाया है। भाई आज जो हमारे लिए आजादी दिखाई दे रही है ये उन्हीं देशभक्तों के बारे में, उन्हीं देशभक्तों के कारण है, और उन्हीं के कारण हम आजाद हुए हैं। परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है तो वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ने ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा भी व्यक्त किया है और हमें यह संदेश दिया है कि भाई हम भले ही कैसे भी इंसान क्यों ना रहे हों, कितने ही दुश्मन इस देश में क्यों ना हो, लेकिन है तो हमारा एक भारत देश, जो एक ऐसा देश जिसने अपनी आज़ादी के लिए कितना संघर्ष किया, और वह संघर्ष आज हमारे लिए बहुत अच्छा महसूस दिलाता है कि हम एक ऐसे आज़ाद देश में रहने वाले हैं, या हमारा जन्म या हमारा मरण जो होगा वो एक ऐसे आज़ाद देश में होगा, या हमारा जन्म जिस समय हुआ उस समय यह देश गुलाम नहीं था। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें नज़र आती हैं इस चैप्टर से पढ़ने में। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र का मतलब होता है कि उनका एक कैरेक्टर, पान वाला कैसा होता है, या हम लोगों ने कैसा पान वाला देखा है, या अलग तरह हम इतनी सारी मूवीज़ देखते हैं, उसमें भी पुरानी मूवी को अगर हम उठा करके देखो, उसमें जो पिक पान वाला होता है तो उसका कैरेक्टर किस तरह का होता है, उसका एक हुलिया किस तरह का होता है, उस बात को यहाँ प्रदर्शित करना है। तो जो हमारे चैप्टर में बताया उसी को हम इसको एग्जैक्ट वैसा ही लिख दें कि पान वाला एक मस्तमौला व्यक्ति है, सड़क के चौराहे के किनारे उसकी एक पान की दुकान है, वह काला तथा मोटा है, मतलब थोड़ा सा रंग उसका सांवला है और साथ में ही वो क्या है, मोटा भी है। उसकी तोंद भी निकली हुई, तोंद यानी कि उसका जो पेट है वो भी आगे निकला हुआ है, और जब वह हंसता है तब उसकी तोंद भी हिलती है, मतलब वो हंसने के कारण उसका पेट जो है वो भी थिरकता है।
एक तरफ वह ग्राहक के लिए पान बनाता रहता है, वहीं दूसरी ओर आसपास भी नजर रखता है। उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता है। पान खाने के कारण उसके दांत लाल तथा कहीं कहीं काले भी पड़ गए हैं। स्वभाव से वह मजाकिया है, मजाक करने वाला है, और ये वह बातें भी बनाने में बहुत माहिर है, मतलब बातें बनाने में भी बहुत माहिर है। पांचवा प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो है वो, लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है। देखिएगा हम अपने मन से इस प्रश्न को कितना अच्छा उत्तर दे सकते हैं, ये हमारी समझदारी है। हम इस चैप्टर से कितना अच्छा सीख पाए हैं, वो हमारा पूरा का पूरा इस प्रश्न में आ जाना चाहिए। यहाँ पर उस कैप्टन की देशभक्ति के ऊपर थोड़ा सा मजाक किया गया है, और उसी मजाक के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, कमेंट किया गया है पान वाले का, उस पर हमें अपने शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है। तो यहां बताया गया कि पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, जो अति गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है, मतलब वाक्य है। कि मतलब किसी ऐसे देशभक्ति के लिए जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, कि भाई नेताजी के ऊपर जो चश्मा लगाया गया है उससे जिसने मूर्ति बनाई उसकी गलती भी छिप रही है, और नेताजी का चश्मा जो है, नेताजी का चश्मा लग जाने के बाद नेताजी की भी प्रतिमा और अच्छी दिखाई देती है। लेकिन इन सब कार्यों के करने के बावजूद भी पान वाले ने उसको क्या कहा था, पागल और लंगड़ा। तो ये जो है वो बहुत गैर जिम्मेदार वाला शब्द है, नहीं बोलना चाहिए था। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे सभी गुण मौजूद हैं जो पान वाले या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं थे। वह शारीरिक रूप से भले ही लंगड़ा है, पर उसकी मानसिक शक्ति तीव्र है। वह कभी भी नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के नहीं रखने देता है। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय, विवेकशील और देशभक्त है। यानी इसमें हम अभी 4 लाइनों में ही उत्तर लिख दिए, लेकिन इसको हम अगर और बढ़ाना चाहें तो इन्हीं 4 गुणों को हम और अच्छे से इसमें समझा सकते हैं कि वो सक्रिय यानी एक्टिव किस तरह से था, और देशभक्त भी किस तरह से था, और वह विवेकशील यानी कि अपना मैनर्स जो है, अपना जो विवेक है वो कहाँ कैसे किस तरह लगाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने आज के इस चैप्टर में पढ़ी, और भी इसमें से अनेक प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो उनकी भी तैयारी हमारे लिए करनी है। ये एनसीईआरटी के 5 प्रश्न जो कि हमारे इस बुक में भी हैं, और भी अनेक प्रकार के जो चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम आपको इसमें समझाएंगे। आइएगा, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं एक और नए कक्षा के साथ में, एक और नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद। लेट्स क्रिकेट।